क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 9 जून का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी के अलावा अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो है ये वाले। देखिए मोर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय कोविशील्ड देन कोवैक्सीन। अब देखिए नया खुलासा हो गया, एक स्टडी हुई और स्टडी फाइनली जनरल में एक आ भी नहीं पाई, पीयर रिव्यूड थी। चलिए बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। अभी उत्सुक बढ़ जाती है उत्सुकता की यार जल्दी से बताओ इसके बारे में। खैर, एनटीपीसी जो है ज्वाइन कर चुका है यूएन का सीईओ वाटर मैंडेट। ठीक ठीक चलो, इसका एक यूएन का ग्लोबल कॉम्पैक्ट होता है, उसके अंदर आता है सीईओ वाटर मैंडेट, उसको एनटीपीसी ने ज्वाइन कर लिया है। पूरी जानकारी देखेंगे। ई फाइलिंग जो है एक नई वेबसाइट लॉन्च हो गई है इनकम टैक्स की। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, पैसा मिलेगा टैक्स के जरिए, तो अब इसमें नई जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वेबसाइट बनाएंगे ताकि लोग आसानी से पैसा दे तो सकें। लेकिन सीरिया हैज़ लाइकली यूज्ड केमिकल वेपन्स 17 टाइम्स, ऐसा ओपीसीडब्ल्यू ने बताया है। ओपीसीडब्ल्यू क्या है? केमिकल वेपन को प्रोहिबिट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और देखिए सिटीजन चार्टर यानी कि आदर्श नागरिक घोषणा पत्र पंचायतों के लिए बनाया गया है। मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएस का हमारा जो मेंस का सिलेबस है GS4 एथिक्स वाले पेपर में भी सिटीजन चार्टर से संबंधित एक टॉपिक दे रखा है। देखिए यूपीएससी और ईपीएफओ का कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 9696066089 पे कॉल करके। देखिए पहला खुलासा और पहला जो टॉपिक है हमारा आज ये है कि ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाई कोविशील्ड ने कोवैक्सीन से। भारत में अभी देखिए अब तो तीसरी आने वाली है अभी, लेकिन ये 2 वैक्सीन चल रही है, आपकी एस्ट्राजेनेका वाली जो है कोविशील्ड, ठीक, और हमारी स्वदेशी कोवैक्सीन। एक स्टडी हुई और स्टडी में जो है काफ़ी 13 स्टेट और कई सारे सिटीज़ में हेल्थ वर्कर्स के ऊपर ये स्टडी करी गई। ठीक, और वहाँ पे देखा गया हेल्थ केयर वर्कर जो थे हमारे डॉक्टर मतलब, और फिर इसको पीयर रिव्यूड किया गया। पीयर रिव्यूड ये होता है कि कई सारे जो लोग स्टडी कर रहे थे आपस में एक ने रिपोर्ट स्टडी करी, कुछ जो है डाटा निकाल के लाए, दूसरे ने उसको चेक किया, ऐसे ही आपस में क्रॉस चेक करके, जैसे आप लोग करते हो ना आंसर राइटिंग जो फ्री हमारा चलता है, उसको आपस में चेक करते हो एक दूसरे से, फिर उसको बोलते हैं पीयर रिव्यूइंग करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो उसके बाद फिर उसको एक जर्नल यानी कि मैगजीन में जाना था छपने, लेकिन उससे पहले एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है, जैसे आपने शोध गंगा नाम जरूर सुना होगा, गवर्नमेंट का रहता है, उस पर थेसिस वेसिस PhD लोग डालते हैं। तो उसी तरीके से मेडर XIV करके एक ऑनलाइन रिपोजिटरी थी, वहाँ पे ये जर्नल में मैगजीन में छपने से पहले ही प्री प्रिंट होके वहाँ पे आ गई। तो वहाँ से जो है इसने ये बताया है कि जो भारत में वैक्सीनेशन चल रहा है अभी ये 2 वैक्सीन के द्वारा, उसकी प्रभावकारिता क्या है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये चीज़ अब देखिए टेल ऑफ 2 वैक्सीन मतलब कि क्या स्टोरी है ये पूछा गया है। अब देखिए इस रियल वर्ल्ड में ये बताया गया है कि कुछ डिफरेंसेस हैं जो संरक्षण जो सुरक्षा प्रोवाइड करता है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। पहला ये है कि 13 स्टेट और 22 सिटी में किया गया है, तो पैन इंडिया टाइप से है। तो इसकी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एक जगह से कर लिया गया, सब जगह से किया गया, ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ है इसमें 515 हेल्थ केयर वर्कर्स लिए गए, 305 मेल थे, 210 फीमेल थी, तो ये भी बता रहा है कि इसमें मेल फीमेल दोनों थे। और 95% लोगों ने सेरो पॉजिटिविटी, वही एंटीबॉडी जो है बन गई। ये ब्लड का टेस्ट इन लोगों ने लिया था, तो ब्लड टेस्ट किया था और ऐसा चीज़ करी थी, तो उसमें एंटीबॉडीज बन रही हैं सब कुछ। दोनों डोजेज जो है दोनों वैक्सीन के लगने के बाद सेरो पॉजिटिविटी हुई 95% में, जो कि अच्छी बात है। ओवरऑल एंटीबॉडीज, अब देखो ज़्यादातर जो वैक्सीन है वो जो ये आपका ये वायरस है सर कोरोना वाला, इसकी जो ये कांटा लगा वाली जो चीज़ है ना, इसी पे ही लोग फोकस कर रहे हैं वैक्सीन को, क्योंकि यही इसको जो है ज़्यादा खतरनाक बनाता है। तो जो स्पाइक प्रोटीन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में ये देखा गया कि कोविशील्ड ज़्यादा असरदार है कोवैक्सीन से। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। दूसरी चीज अब देखो उसके आगे ये कह रहा है, यहां तो ये जीतता नजर आ रहा है कोविशील्ड, दूसरी चीज ये कह रहा है कि जब दोनों वैक्सीन लगा दी गई, जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कोवैक्सीन में लेकिन कम हुआ है। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कोविशील्ड के भी लगवाए दोनों डोज, ठीक, कोवैक्सीन के भी लगवाए दोनों डोज, तो उसके और फिर दोनों डोज वैक्सीनेशन होने के बाद भी जिनको कोरोना पॉजिटिव दोबारा से हो जा रहा है, उनको हम लोग क्या केस बोल रहे थे? ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोल रहे थे ना। तो वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कोविशील्ड में ज्यादा हुए और कोवैक्सीन में कम हुए, तो यहां पे कोवैक्सीन का जो है पड़ला भारी लग रहा है। ठीक, और ये भी देखा गया है कि जो एडवर्स इवेंट्स आए कुछ, मतलब
होता ना कि ये आपका इसमें कोई वो तो नहीं साइड इफेक्ट और इस टाइप के, तो वो लगभग सीवियर सिमिलर ही थे दोनों में, और ज़्यादा साइड इफेक्ट भी देखे नहीं गए दोनों में ही। तो दोनों ही वैक्सीन ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी हैं, लेकिन जो है कोविशील्ड ने ज़्यादा अच्छी एंटीबॉडीज दी हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू इंस्टांसेस कोवैक्सीन में ज़्यादा अच्छे रहे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और ये स्टडी जो है अभी वैसे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, तो ज़्यादा इसको वो मत करना, बस जागरूकता और पीयर रिव्यूड है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसको जो है प्रभाव डाल सकता है। तो आपने कोई भी लगवाई हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है, कोविशील्ड में जो है अभी सरकार की तरफ से आया था कि कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए, है ना। एक डोज से, एक डोज अभी लगी, बी डोज, ये 2 डोज के बीच में 3 महीने का होना चाहिए। लेकिन कोवैक्सीन में क्या है कि दोनों डोज के बीच में 28 दिन का फर्क है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि सरकार के पास वैक्सीन खत्म हो गई इसीलिए ही, वो दैट कैन बी द वन ऑफ द रीजन, बट दैट इज द नॉट द सोल रीजन। ये समझने वाली बात है। इसमें देखा गया है कि कोविशील्ड जब पहली डोज दी जाती है इसमें, तब ये एंटीबॉडी एकदम से बिल्कुल ज़्यादा देता है, भी अच्छे मतलब बहुत बढ़िया देता है कोवैक्सीन के कंपैरिजन में। लेकिन दोनों डोज लगने के बाद कोवैक्सीन भी जितनी एंटीबॉडीज देता है उतनी ही कोविशील्ड भी देता है। तो अब देखो कोवैक्सीन में जो है 28 दिन का ही गैप है, उसमें 3 महीने का गैप है, तो 1 महीने में आपने दूसरी डोज लगवा ली तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, जो भी लगवाइए सब सही है। भारतीय गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा रखिए, जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और उन्होंने बताया टेस्ट सिर्फ 6% ही लोग को जो है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हुए, मतलब कि जिन जो पहले एक बार वैक्सीन लगवा चुके थे फिर भी हो गया। अब यहाँ पे ये कोविशील्ड में कहा गया कि सिंगल डोज में 10 गुना ज़्यादा एंटीबॉडी करी, लेकिन जब दोनों डोज लग गई तो फिर कोवैक्सीन कोविशील्ड कोई भी थी, दोनों जो है इंपॉर्टेंट। ये वाला मैंने आप लोग को पहले भी एक बार शेयर किया था, लाइव एटेन्यूएटेड, मतलब कि पिटा हुआ लेकिन बहुत ही कमज़ोर सा जो है जिंदा जो है वायरस डाला जाता है, यानी इनएक्टिवेटेड, ठीक, लेकिन जिसमें कि मतलब जो है किल्ड वाला वायरस दिया जाता है, सब यूनिट, जैसा कि हम लोग ने कल पढ़ा था कॉर्बेवैक्स वाला, कल परसों में डीएनए वाला, ये कुछ टाइप ऑफ वैक्सीन होती हैं। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि एनटीपीसी जो है, यानी कि नेशनल थर्मल पावर, ये थर्मल पावर प्लांट जो है आपका पावर कॉर्पोरेशन, ये जो कोयले से बिजली बनाती है, ध्यान रखना, ठीक, ये गवर्नमेंट की है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है, लेकिन ये एक कंपनी है, कॉरपोरेशन है, ठीक। तो इसने ज्वाइन कर लिया है यूएन का सीईओ वाटर मैंडेट, ठीक। इसको यहाँ पे समझाता हूँ मैं, थोड़ी जगह चाहिए, देखिए ये समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यूएन का एक है ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है, ठीक। उसके अंदर जो है एक आता है यूएन का सीईओ वाटर मैंडेट, जिसको अभी एनटीपीसी ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक। ये ऐसे इसको ज्वाइन किया है, और ये आता है किसके अंदर, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। अब एनटीपीसी ने इसको ज्वाइन किया है, तो मेन चीज क्या है, वाटर से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका जो है वाटर और सैनिटेशन, स्वच्छता, इन सब को बढ़ाना चाहता है। अपने नॉर्मली पावर का जो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, थर्मली पावर का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं कोयला, उसमें वाटर और सैनिटेशन का भी ध्यान रखना है। ये इन्होंने अभी इसके अंतर्गत जो है यूएन के सीईओ वाटर मैंडेट के अंतर्गत इसको ज्वाइन करके ये चीज़ की पुष्टि करिए कि हम इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो है आपका यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, अब इसमें कंपनियां जो है वो करती हैं, ठीक। जैसे ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो इनिशिएटिव है, वो जो कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेशन है दुनिया में, उनका वो किस प्रकार से जो है पूरे पर्यावरण के लिए, समाज के लिए, लेबर के लिए, इन सब के लिए जो है बढ़िया काम करें, इसके लिए ये इनिशिएटिव है, ठीक। ईपीएफओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि एनटीपीसी इंडिया का लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है। इसने अभी वाटर मैंडेट ज्वाइन कर लिया, काफ़ी प्रेस्टिजियस है। इसमें जो एफर्ट है वो यही है कि भैया आपका वाटर सैनिटेशन का एजेंडा, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, उसको जो है ध्यान में रखेंगे। और यूएन, अब देखो सीईओ वाटर मैंडेट होता क्या है, वो इस तरीके से कंपनियों को असिस्ट, सहायता करता है कंपनियों को कि वो विकास करें, कुछ इम्प्लीमेंट करें, लागू कराएं कुछ डिस्क्लोजर वाटर स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज़ बढ़िया बढ़िया। मतलब मान लीजिए कल वाटर की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, जो काम कर रहे हो उसमें कम से कम वाटर लगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सीईओ वाटर मैंडेट कर लिया है, ठीक, आपका यूएन के अंतर्गत जो आता है। अब इसमें यही है कि जो लाइक माइंडेड बिजनेस है वो सब लोग मिलके, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ के साथ मिलके जो है कार्य करते हैं। ज़रूरत आप समझ ही रहे हो, वाटर और सैनिटेशन इतने स्कार्स रिसोर्सेज हैं, सब लोग मिलके काम करेंगे तो बढ़िया बढ़िया जो है इससे जो है पानी को बचाया जा सकता है, ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
अभी हम लोग कम पानी यूज़ करेंगे, और वैसे भी कितना कम फ्रेश वाटर होता है जो यूज़ किया जा सकता है, पूरी दुनिया में पानी तो बहुत है, फ्रेश वाटर की बहुत कमी है। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट है क्या? ये एक तरीके का इनिशिएटिव है जिसमें कि जो दुनिया के कंपनियां हैं वो ये कमिट करती हैं कि वो रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदाराना व्यावसायिक जो है प्रैक्टिसेस रखेंगी, जैसे कि मानव अधिकार का ध्यान देंगी, लेबर का ध्यान देंगी, इन्वायरमेंट, वातावरण और पर्यावरण और करप्शन को नहीं होने देंगे। तो ये आप इसको जो है यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट और ईपीएफओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपका यूपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर एथिक्स 4 जो है, जनरल स्टडीज पेपर 4 का एथिक्स वाला जो है, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस करके आता है, उसमें आप यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट को इसको डाल सकते हो सोल्यूशन में, कंक्लूजन में, हर जगह। ये लॉन्च हुआ था 2000 में, और 10 ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं जिस पे मूल्यों पे ये काम करता है। एनटीपीसी कौन है? ये एक ये है कॉरपोरेशन, ध्यान रखना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये, मतलब इस पर स्वामित्व जो है वो भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है, ओनरशिप है, और कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत जो है इसको इनकॉर्पोरेट कराया गया था। ठीक, और इसका जो खोपड़ी क्वार्टर है, सॉरी इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में, जस्ट फॉर फन, डोंट वरी। ठीक, हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और एनटीपीसी का विजन क्या है कि हम 3R, देखो जब एनवायरनमेंट वाले कोई आप सोल्यूशंस लिखते हो ना, तो उसमें एक स्ट्रेटजी आप लिख सकते हो 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक, रिड्यूस का जो आप जो कंजम्पशन कर रहे हो उसको रिड्यूस करो, कम करो। ठीक, रीयूज करो, जो कर चुके हो उसमें से भी कुछ ना कुछ रीयूज करने, और रिसाइकिल करो। ये एक तरीके से आपका संरक्षण और प्रबंधन की एक कोर बिजनेस एक्टिविटी में जोड़ना है पावर जनरेशन को करते हुए। और एनटीपीसी एक कमिटेड है कि वाटर सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, इम्प्लीमेंट करो वाटर पॉलिसी को, और वाटर कम से कम यूज़ करो। इससे काफ़ी अच्छा एक वो जाता है, मैसेज भी जाता है, ये भी चीज़ है कि आप पर्यावरण के लिए क्या काम कर रहे हो, समाज के लिए क्या कर रहे हो। अगला जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है। अब इस आप लोग के लिए आज देखिए होमवर्क ये है कि आप लोग को टैक्सेशन पढ़ना है, इकोनॉमी का टॉपिक है। ठीक, लेकिन मुझे मालूम है कि कई लोग पढ़ेंगे नहीं, इसलिए जो है मैं क्या कर रहा हूँ, एक और ट्रैप आप लोग के जाल फेंक रहा हूँ कि इसी से संबंधित आज क्वेश्चन भी दिया गया है। तो शायद कुछ लोग इससे पढ़ लेंगे, जो लोग क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, और जो लोग क्वेश्चन लिखना चाहते हैं वो पढ़ लेंगे। कुल मिला के पढ़ें, ये ज़्यादा जरूरी है। तो आपको टैक्सेशन को पढ़ना है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बनाया है वो इन दोनों को मिक्स करके बनाया है, जैसे कि यूपीएससी बनाता है। ठीक, यूपीएससी जो है कलंतरी आदमी है, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसको आप नहीं समझ सकते। जैसे टैक्सेशन है, टैक्सेशन क्यों चाहिए? गवर्नमेंट की जेब, गवर्नमेंट का कोई अपना पैसा तो होता नहीं सरकार का, वो सरकार जो है जनता से पैसा लेती है, उसी का ही जो है, जो जनता अकेले खुद नहीं इंडिविजुअल कोई काम कर सकता, तो गवर्नमेंट ऊपर बैठ के वो सारी चीज़ें कराती है, जैसे पुल बनवाना, रोड बनवाना। अब कहीं किसी से कह दो कि यार रोड बनवानी है जयपुर से दिल्ली तक की, तो जो है आपका वेस्ट बंगाल वाले कहेगा क्या दिमाग खराब है क्या, हम क्यों बनवाएं वहाँ की रोड, हम अपने यहाँ की बनवाएंगे। तो कोई सरकार ये काम कर सकती है कि, तो इसलिए उसको राजस्व चाहिए, टैक्स चाहिए, और सरकार अपना ये भी दिखाती है कि हम सरकार हैं, इसलिए भी टैक्सेशन करती है, वन ऑफ द रीज़न वो भी है। तो अब सरकार को जब टैक्स चाहिए, सरकार की जो है पाइपलाइन, सरकार की ऑक्सीजन टैक्सेशन है आप समझ लो, तो उसको क्या करना है कि उसको टैक्स डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, एक संस्थागत प्रणाली बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया है, एक तो लॉ बनाया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उस लॉ के अंदर जो है रूल्स बनाए हैं, और एक डिपार्टमेंट बनाया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट क्या करता है कि फैसिलिटेट करता है कि लोग टैक्स भरें। ठीक, तो उसी के एक कदम में ये कदम डाला गया है कि नई ई फाइलिंग करने लोग जो है ऑनलाइन नए तरीके से जो है कर सके, तो फैसिलिटेट किया जा रहा है, आसानी से कर सके। पैसा लेते समय थोड़ा ना किसी को दिक्कत होती है, तो वो तो फैसिलिटेट करेंगे करेंगे। हालांकि एक चीज़ और भी है, ये सब ये इसलिए भी किया जा रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स भरें, क्योंकि दुनिया में भारत जो है बहुत ही, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें भी बहुत ही कम टैक्सेशन, टैक्स बेस बहुत ही कम है, लोग टैक्स भरते नहीं हैं। ठीक, तो इसका कारण ये नहीं कि उनको जो है चोरी ही करना है। एक्चुअली एक कारण लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन में बोल सकते हैं वो ये है कि लोग इसलिए टैक्स नहीं भरते क्योंकि उनको लगता है कि हमारा टैक्स, हमारा पैसा, हमको उससे कुछ मिलता ही नहीं वापस। ठीक, यूएसए में या फिर बाकी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, वहाँ पे लोग टैक्स खुद से भरते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उसका उनको वापसी मिलेगा। वो ज़मीनें, वो जो है नालियाँ साफ़ होती हैं, सड़कें अच्छी होती हैं, तुरंत लोग सरकार उनकी सुनती हैं। यहाँ पे तो कोई सुनता ही नहीं है, ऊपर से उठा के जो है उससे आप क्या करते हो कि लोगों का लोन माफ़ कर दोगे। ठीक, लोगों को लोन माफ़ कर दिया जाएगा, फ्री में अनाज दिया जाएगा। देखो यहाँ पे इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ पे जो चीज़ें हैं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रॉफिट भी देखता है, इकोनॉमी में सोशल फैक्टर ये सब भी देखता है। तो उसमें ये है कि आपका जो आप अगर टैक्स दे कोई देना, जो टैक्स पेयर है वो और उसका टैक्स बेस बढ़ाना है, तो आपको जो है उसको कुछ ना कुछ जो है सर्विसेज भी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। उसको जो है ये लगना नहीं चाहिए कि उसका पैसा जो है कहीं और जा, तो वो टैक्स क्यों भरेगा, ठीक है ना। तो और बाकी जिन लोग को इसका फ़ायदा मिल रहा है वो जानबूझ के वहीं पे रहना चाहते हैं। मैं जैसे पहले कह रहा था भी कि हमारे यहाँ देश में क्या है कि काहिलियत फैलाई जा रही है, सरकार को काहिलियत फैलाने में फ़ायदा है। मैं आपको बताऊँ, जो लोग काम करना भी कर भी सकते हैं वो जानबूझ के जो है नहीं, अपने आप को जो दिखाते रहते हैं कि हाँ नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि सरकार, दोनों को फ़ायदा है उसमें, उन लोगों को, उनको जो है कुछ काम करना नहीं पड़ रहा, उसके पैसे उनको मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, सरकार को पता है कि ये हमारा जो है बंधा हुआ वोट बैंक है, ठीक, हम जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे, और अगर हमने इनको काम करवा के इनको पैसा सिखा दिया तो वो लोग जो है हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन पूछना सरकार को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। अगर राइट ज़्यादा दे देगी सरकार तो सरकार के लिए दिक्कत होती है, इसीलिए सरकार जो है कभी भी जनता को चैरिटी देने में तो विश्वास रखती है, ठीक, तो जो चैरिटी देने में तो विश्वास रखती है, लेकिन अपना जो है पार्टनरशिप में इसको लाने की कोशिश नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाई। यहाँ पे सिंपल सा जो बात है वो ये है कि नई इन्होंने वेबसाइट बना दी है ताकि आसानी से ये लोग राजस्व ले सकें। वेबसाइट ये है आपकी www.incometax.gov.in। इसको स्मूथ और फास्ट बना दिया गया। आप देख, अब आपको देखो ये वाला टॉपिक वैसे तो बड़ा बोरिंग होता, लेकिन मैंने इसको सारी जगह से जोड़ के आपको समझाया ना, तो इसमें मैंने आपको क्या किया, वाई फैक्टर समझाया। तो आपको ये जो है अंडरस्टैंडिंग भी इसकी अच्छी होगी और समझ में भी आएगा हाँ यार पिक्चर क्या है ओवरऑल, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझना जरूरी है। ये नहीं कि हाँ ये वेबसाइट बना दी गई है तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, इट्स ओके, बट वैसे आप सोचोगे जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग करें तो अच्छा रहेगा। इन्होंने सारे टैक्स पेयर को जो है उनको भेज भी दिया है न कि हमारी नई वेबसाइट आएगी उसकी क्या क्या फ़ीचर है, मोबाइल ऐप भी लाएंगे और उसमें भी समझाया जाएगा कि वेबसाइट के आने से पहले कि आप क्या क्या कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक, नए फीचर क्या क्या हैं। आप पेमेंट जैसे भी चाहो करो ये ज़रूरी है क्योंकि पेमेंट तो चाहिए ना। और नए फीचर में ये है कि आप इमीडिएट आपका जो है प्रोसेसिंग हो जाएगी आईटीआर बनने के बाद, तुरंत कुछ कुछ जो रिफंड रिबेट होते हैं वो वापस मिल जाएंगे। सारे इंटरेक्शन एक सिंगल डैशबोर्ड आपका बना दिया जाएगा, उस पर सब कुछ आपको दिखेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका आईटीआर प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, फ्री में दे रहे हैं यहाँ पे सब। और एक चीज़ बता दूँ कि कुछ भी दुनिया में फ्री होता नहीं है, ठीक, तो ये चीज़ है। और अगला ये है कि टैक्स पेयर जो है प्रोएक्टिवली अपना प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं, अपनी आईटीआर भी जो है पहले से प्री फाइलिंग कर सकते हैं। कॉल सेंटर दिया जाएगा। अरे प्रॉब्लम क्या है, पैसा दो ना किसी तरीके से, बस यार पैसा चाहिए। मैनुअल वीडियोस, चैट बॉट, लाइव, सब तरीके से समझाने को तैयार हैं। जब सर्विसेज देते हैं, वैक्सीन नहीं क्या जो है नहीं चलती है, वैक्सीन की भरने वाली स्लॉट मतलब होता ही नहीं है, तो तब नहीं ये चैट बॉट और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और जो है कॉल सेंटर रहता है, ठीक। मैंने खुद इसको यूज़ किया है। 1075 जो नंबर दिया गया था कि कोविड की सहायता के लिए, मेरे पास करीबन 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है जिसमें कि मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोविड, ये पिछले साल की बात है, ठीक, मुझे लगा था कि मुझे कोविड हुआ है, तो जुकाम उखाम कुछ आ रही थी, छींके वीके आ रही थी, तो मैं एक तो अलग हो गया पहले फैमिली वालों से। फिर मैंने इन लोग को मैं डर के मैंने कहा अच्छा चलो गवर्नमेंट की वो है 1075 डायल करता हूँ। भाई साहब 1.5 घंटे हो गया, कोई हेल्प हुई ही नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है दूसरा घंटा ख़त्म नहीं हुआ था, मेरी तबीयत भी सही हो गई। मुझे लग गया जब अपने ही भरोसे हो तो फिर दिक्कत नहीं है, और कुछ मतलब हुआ भी नहीं। तो ये मतलब ये प्रमाण भी है कि भैया कुछ उस समय इतना अच्छा नहीं था जैसे कि यहाँ पे टैक्स लेने के लिए किया जा रहा है। फंक्शनैलिटीज़ जो है आपका ये इनकम टैक्स फाइल और ये सब जो है ये फेसलेस स्क्रूटनी हो जाएगी, टैक्स वाले आपको जो है फ़ोन नहीं करेंगे, सब है। इनकम टैक्स एक्ट डिपार्टमेंट जो है ये आपका गवर्नमेंट की एजेंसी है। अच्छा, ये इनकम टैक्स एक्ट जो है डिपार्टमेंट जो है ये डायरेक्ट टैक्सेशन को कलेक्ट करता है, ध्यान रखना। वहाँ पे अगर इनडायरेक्ट बोल दे तो वो नहीं है, ठीक। और ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंदर आता है। और इसको हेड कौन करता है, सीबीडीटी इसको हेड करता है। और इसमें देखिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डायरेक्ट टैक्स लॉस को इन्फोर्स करें, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है कौन से बॉडी होगा, क्वासाई जुडिशियल बॉडी होगा, ठीक, यानी कि इन्फोर्स करा रहा ना इस वाले लॉ को, ठीक। तो क्वासाई यानी कि अर्ध न्यायिक निकाय होगा और ये कलेक्ट करता है रिवेन्यू गवर्नमेंट के लिए। इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 वाला, इसमें यही है टैक्स वैक्स जो इनकम का होता है, ठीक, डायरेक्ट टैक्सेशन में आता है, डिडक्ट हो जाता है सोर्स से।
और इसमें प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ इनकम जो है कुछ कुछ करता है, ऐसे 5 लाख तक कोई भी जो है टैक्स नहीं कटता। अगला जो हमारा टॉपिक है वो सीरिया के द्वारा संभवतः इन्होंने ये ओपीसीडब्ल्यू ने बोला है कि 17 बार केमिकल वेपन का यूज़ किया गया है। केमिकल वेपन होता है, नर्व गैस होती है, मस्टर्ड गैस होती है, ये सब जो है आप कहीं भी मतलब केमिकल फेंक दिया वहाँ पे लोग जो है घुटन के मारे मर गए, बहुत ही मतलब दर्दनीय फफोले अजीब से पड़ जाता है। तो ये सीरिया में वैसे ही सिविल वॉर चल रहा है। तो 2013 में हालांकि ओपी ये एक कन्वेंशन है, केमिकल वेपन कन्वेंशन सम्मेलन, ठीक, रासायनिक हथियार सम्मेलन है, इसको ज्वाइन भी कर लिया था 2013 में। ठीक, सीरिया ने, सीरिया जो है काफ़ी रशिया के उसमें बात कर रहता है, वो उसका रशिया ईरान की बात मानता है काफ़ी। ठीक, तो रशिया ने कहा भी था तो सीरिया ने ज्वाइन भी कर लिया था, और सीरिया ने बताया भी था कि हमारे पास इतना स्टॉक पाइल है, इतने केमिकल वेपन है, ये है, वो फला है, धमका है। और 2014 में उन्होंने कहा था कि हमने जितना बताया था वो सब हमने डिस्ट्रॉय भी कर दिया है, ओपीसीडब्ल्यू कर दिया गया। लेकिन तब भी लोगों को लगा था कि यार ये बात सच नहीं है, और अभी फिर से ये स्टडी हुई है और इसमें ये कहा गया, ओपीसीडब्ल्यू ने खुद बताया है, ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन मतलब जो रासायनिक हथियार हैं इनको ख़त्म करना है, इनको रखना नहीं है। अभी क्या क्या चीज़ें हैं सब बताऊंगा इसके बारे में। तो लेकिन इसने खुद बोला है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद को बोला है कि 77 एलिगेशन और कम से कम 17 बार तो इसने यूज़ किया है केमिकल वेपन। ठीक, ये आपका अच्छा ओपीसीडब्ल्यू को जो है पहले भी नोबल पीस प्राइज मिल चुका है। ये है मैपिंग, ठीक, मैपिंग हो गया। ये मेडिटेरियन सी, सीरिया देखिए मेडिटेरियन सी से टच करता है, लेबनान भी करता है, जॉर्डन नहीं करता है। ठीक, और ये आपका टर्की हो गया, ये एलोपो। ठीक है, अब इसमें देखिए डिस्टर्बिंग रियलिटी यही है कि 8 साल बाद भी सीरिया ने मतलब ज्वाइन करने के बाद भी इसके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि इसके पास जो है रासायनिक हथियार हैं और ये इसको स्टॉकपाइल कर रखा है और अभी भी इसको यूज़ कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ये ओपीसीडब्ल्यू जो है इसने नए कंसल्टेशन किए थे और इन्होंने पाया था कि काफ़ी बड़ी मात्रा में कंटेनर्स में ये कलेक्ट है, सितंबर 2020 में बताया था। सीरिया को जो है 2013 में रशिया के कहने पर इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, जैसा मैंने बताया था। लेकिन ये इस पर लोगों को डिस्प्यूट था कि भैया ये सही नहीं जानकारी दे रहा है। ठीक, ओपीसीडब्ल्यू जो है ये एक इंटरनेशनल संगठन है जो कि ये आपका रासायनिक हथियार कन्वेंशन जो है इसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक, और ये फोर्स में आया था 1997 में, 29 अप्रैल 1997 में। क्या, ओपीसीडब्ल्यू, ठीक है, नहीं ये आया था केमिकल वेपन कन्वेंशन कब आया था, कब फोर्स में आया था आपका, एंटर्ड हुआ था इनटू फोर्स 29 अप्रैल 1997 में। 1997 में ही हांगकांग में भी छोड़ के ब्रिटेन चला गया था, ठीक, चाइना के पास। और ओपीसीडब्ल्यू के पास में अभी जो है कितने 193 मेंबर स्टेट हैं और ये इसकी सी मतलब कहाँ पर है ये स्थित, हेग, नेदरलैंड्स में। हेग में और कौन कौन से जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है, ऐसे याद रखा करो। ठीक, ग्लोबल एंडेवर जो है इसका परमानेंट और वेरीफाइबल एलिमिनेट मतलब केमिकल वेपन को हमेशा के लिए और मतलब उसको मतलब सत्यापित करते हुए, वेरीफाई करते हुए एलिमिनेट करना है, कभी ज़िंदगी में कहीं मतलब पूरे दुनिया में कहीं पे भी यूज़ ना हो सके। ठीक, इसका मेन यही उद्देश्य है कि प्रमोट करे, वेरीफाई करे कि केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई भी यूज़ भी केमिकल वेपन ना कर पाए डिस्ट्रक्शन के लिए, और मेंबर स्टेट से जो है इंस्पेक्शन करता रहे उनकी जगह जाके। जितना भी देखो इसमें होता ही है कि मेंबर स्टेट खुद ही बताते हैं कि हमने इतना प्रोड्यूस किया था, जो भी है इतना स्टॉक पाइलिंग है, और फिर उसको जो है ये ओपीसीडब्ल्यू ये इंश्योर करता है कि हाँ ये जो तुमने खुद से डिक्लेयर किया इसको ख़त्म करो। ठीक, ख़त्म करो, डिस्ट्रॉय करो। तो आप देखो केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है ये इसका फुल फॉर्म अगर देखो तो क्या है कि मना करता है, प्रोहिबिट करता है, निषेध करता है कि केमिकल, आप ऐसा केमिकल जो वेपन में कन्वर्ट हो सकता है उसका विकसित ना करो, पहली बात। दूसरी चीज़, उसको प्रोड्यूस नहीं करना है। तीसरी चीज़, अगर प्रोड्यूस कर लिया तो स्टॉक नहीं करना है। ठीक, स्टॉक कर लिया तो यूज़ नहीं करना है, और यूज़ कर लिया है तो अगर आपने बताया तो फिर हमें उसको डिस्ट्रक्शन करना है। तो आप इसको जो है फुल फॉर्म कुछ भी बना सकते हो, DDPDPUD नहीं DDPUS बना सकते हो, या कुछ भी बना लो, DPSUD ऐसे करके, कि मतलब डेवलप मत करो, प्रोडक्शन मत करो, स्टॉक पाइल मत करो, यूज़ मत करो, डिस्ट्रक्ट कर दो। ठीक, तो ये आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है केमिकल वेपन कन्वेंशन, और इसको इम्प्लीमेंट प्रशासन इसका कौन देखता है, ओपीसीडब्ल्यू जो कि हेग में है। और ये वाली जो ट्रीटी थी ये 29 अप्रैल को आ गई थी, जो मैं बता चुका हूँ।
और इसमें यही है कि कुछ जो केमिकल का यूज़ करना है वो वेपन की तरह यूज़ मत करो यार। जो एक सकारात्मक सोच है, जो कार्य है जैसे कि रिसर्च, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, प्रोटेक्टिव, इनके लिए यूज़ करो ना, ये वाली बात है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणा पत्र। अब एक चीज़ समझ लेना, सिटीजन चार्टर जो होता है घोषणा पत्र है, ठीक। जैसे ब्रिटिशर्स भी थे तो पहले वो चार्टर लाते थे ना भारत में, फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, कनेक्ट करने का यही फायदा होता है। तो चार्टर था, उसको आपका ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं भी मान सकती थी, ठीक। लीगली इन्फोर्सेबल नहीं था, ध्यान रखना, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं था, ठीक। वैसे यहां पे भी सिटीजन चार्टर जो है वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। ये एक तरीके का सर्विस प्रोवाइडर जो है, जैसे कि पंचायत है या फिर कोई भी और गवर्नमेंट होती, तो वह अपने सिटीजन चार्टर उनको यह है कि आप लाया करो। और उस सिटीजन चार्टर में ये बताता है कि सिटीजन महोदया, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम उस सर्विसेज को कैसे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, क्या क्वालिटी के साथ देते हैं, क्या एक्सेसिबिलिटी, कैसे क्या है, सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। तो एक तरीके से जो है ये सेलिंग पॉइंट है कि किस तरीके से हम सर्विसेज दे रहे हैं, सिटीजन को बताता है। यहाँ पर गवर्नमेंट बता रही है, ठीक। सबसे पहले यूके में चालू हुआ था, खैर यहाँ पे सिटीजन चार्टर गवर्नमेंट, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर, और इसको अब पंचायत पे लाया जा रहा है, ठीक। और ये मॉडल है, मतलब कि अलग अलग, क्योंकि ये पंचायत वाला जो है आपका अलग ही है, तो अलग अलग जो स्टेट और जो है अपना अपना चेंज करके थोड़ा सा इसमें ला सकती है कि पंचायत भी सिटीजन चार्टर लाएं। और इसमें जो है वो लोग अपना पंचायत सेक्रेटरी जो होते हैं, पंचायत सचिव, उनकी मदद से कुछ ना कुछ जो है चेंजेस, अडाप्टेशन करते हुए सिटीजन चार्टर लाए जरूर। इससे ये होता है कि आपका सिटीजन को पता भी रहता है कि अच्छा ये चीज़ें हमको मिलनी है, अगर नहीं मिल रही तो हम उनसे पूछ भी सकते हैं, और किस क्वालिटी का हमको जो है सर्विसेज मिलने वाली ये भी बता देता है। और अगर नहीं मिल रहा है तो फीडबैक दो ना मेरे भाई, ग्रीवांस हो, कोई शिकायत हो, फीडबैक दो। तो फिर इसके बाद फीडबैक जाएगा तो जनता की सेवा के लिए तो है ना ये पंचायत और सारी चीज़ें, तो फिर से जो है उस पर कार्य करके और अच्छे से अच्छे सर्विसेज की जाएंगी। ये है पूरा सिटीजन चार्टर से। इसी में ही एक आप लोग को पढ़ना चाहिए, सर्वोत्तम मॉडल। सर्वोत्तम मॉडल होता है, ठीक, आदर्श सिटीजन चार्टर इसे बोला जाता है। अब यहाँ पे ये क्या है कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक स्थानीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं। स्थानीय, ये वो वाले गोल नहीं है यूएन वाले, ठीक। 29 सेक्टर में स्थानीय जो है डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं सिटीजन चार्टर के जरिए। इनको गोल्स को पाना है, और इसमें इन्होंने मदद ली है किसकी? NIRDPR की, जो कि फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक। ये सबको रिलीज अभी किसने किया है कि ये सिटीजन चार्टर? हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है, ये हमारे एग्रीकल्चर, पंचायती राज, इन सबके मिनिस्टर हैं, ठीक। और कहा है कि भैया जो ये पंचायत हैं इसको अडॉप्ट करो और मंजूर करो और अपनाओ, और इसको जो है कस्टमाइज़ करके जैसे भी है, लेकिन लाओ जरूर, सिटीजन चार्टर आना जरूरी है, ठीक। ये सिटीजन चार्टर के जो है इसको 15 अगस्त तक इनको ग्राम सभा से एक प्रस्ताव रखवाओ। ग्राम सभा, देखिए भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिर्फ कहाँ पर है? ग्राम सभा पे लोग इकट्ठा होते हैं, ग्राम पंचायत इसको जो है इकट्ठा करवाती है, और वहाँ पे प्रस्ताव जो है पारित किया जाएगा और फिर सिटीजन चार्टर को लाया जाएगा। 15 अगस्त तक लाने की कोशिश करिए टाइम बाउंड मैनर में, ये कहा गया। सिटीजन चार्टर होता है क्या? वॉलंटरीली। वैसे तो ये है कि वो चाहे तो करे पंचायत या फिर कोई भी है, चाहे तो ना करे, लेकिन करेगा तो उसको ये बताना होगा कि किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक। ये डिक्लेयर करेगा कि कमिटमेंट क्या है, वचनबद्धता क्या है हमारी, क्या स्टैंडर्ड के साथ में हम सर्विस देंगे। सबसे पहले ब्रिटेन में 1991 में प्राइम मिनिस्टर जॉन मेयर इसको लेके आए थे, और फिर इसमें क्वालिटी क्या ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से करता है, और ये लेकिन लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, क्योंकि चार्टर है ना कि कानून है, ठीक। और ये डिक्लेरेटरी होता है, खाली डिक्लेरेशन किया जाता है, और ये प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने गोल को अचीव करना चाहता है और आपको जो है कैसे सर्विसेज देना चाहता है, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर क्या होगा। मॉडल पंचायत, जो आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर 2021 है, इसमें गुड गवर्नेंस का एक जो है एक तरीके से अचीव करना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस से संबंधित कुछ जो है टूल वो बताए हैं, जैसे कि उसका शॉर्ट फॉर्म आप ये कह सकते हो कि भैया जैसे अकाउंटेबिलिटी हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई, रेस्पॉन्सिवनेस हो गई, रूल ऑफ लॉ हो गया, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो गवर्नेंस जो है गुड हो जाएगा। गुड गवर्नेंस शासन सुशासन में बदल जाएगा, जो कि ज़्यादा अच्छा है। तो उसी तर्ज पे जो है यहाँ पर भी क्या हो रहा है, गुड गवर्नेंस चाहते हैं। सिटीजन चार्टर क्या करेगा कि जो सर्विस डिलीवरी है उसमें रेस्पॉन्सिवनेस लाएगा, ठीक है ना। आपका मतलब तुरंत ही कॉल सेंटर है या फिर ग्रीवांस से आपने भेजा कि ये सर्विस हमें नहीं मिल रही है, तो वो वाली चीज़ है कि तुरंत उस पर काम होगा। पंचायत फंक्शनरी और सिटीजन का जो है सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा, और सिटीजन का सेटिस्फैक्शन अगर बढ़ने लग जाए ना, तो जो टैक्स के लिए ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, लोग खुद ही टैक्स देंगे,
ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ भी है, एम्पावर करेंगे, सिटीज़न को सशक्त बनाएंगे और प्रोफेशनलिज्म भी पंचायत में आए फंक्शनिंग में। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हाँ चलता है, जो चल रहा चलने दो, अरे यार ये ज़्यादा ये है, ये कागज़ पत्री में हम नहीं पढ़ेंगे, ये सब नहीं होगा। आपको जो है आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करते हो, किस तरीके से करते हो, और फिर सिटीजन को दो और सिटीजन फीडबैक भी देगा, तो उस पर भी आपको काम करना चाहिए। फ्रेमवर्क यही बताता है कि चार्टर किस तरीके से बनाओ, चार्टर सेक्रेटरी और इन सब से भी आप मदद ले सकते हो। आज का जो क्वेश्चन है आपको यूपीएससी जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस में 24वां क्वेश्चन है इन टोटल जब से उन्होंने ये चालू किया है। और जो है टैक्सेशन क्या होता है, क्या ब्रॉड टाइप ऑफ इसका मतलब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बताइए टैक्सेशन के क्या होते हैं, और किस तरीके से जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका पे यानी कि एग्जीक्यूटिव पर, सरकार पर जो है फाइनेंशियली कंट्रोल करती है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के संदर्भ में आपको ये बताना है कि किस तरीके से लेजिस्लेचर कार्यपालिका पे अपना कंट्रोल बनाती है। ठीक, और आगे हम लोग अपने फेवरेट सेक्शन में कॉमन का ईएसपी से, जिसमें कि हम ये समझते हैं कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखते हुए। देखिए आई फैमिलिया जो है करके एक न्यूज़ में था अभी ये, और ये किससे संबंधित है, स्टेटमेंट इसके जो कुछ दिए हैं बताइए ट्रू कौन सा है। एक ग्लोबल डेटाबेस है जिसमें कि जो लोग मिसिंग हैं, ठीक, लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक वैश्विक डेटाबेस है। इसको लॉन्च किया है एडीबी ने। क्या ये सही है? देखिए एडीबी वाला ये गलत है, दूसरा गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर सी हो जाएगा। ठीक, और इसमें क्या होता है कि डीएनए की फैमिली के डीएनए से संबंधित, जैसे मान लीजिए किसी का बेटा जो है खो गया, तो बाप का या माँ का जो है ले लिया जो है डीएनए, और फिर जो है कोई बच्चा मान लीजिए मिला कहीं पे, तो उसके डीएनए से मैच कराया तो पता चल जाएगा मिसिंग पर्सन। ठीक, तो पुलिस सेव करेगी कोल्ड केसेस मेंबर कंट्रीज में। तो ये चीज़ें हैं, इंटरपोल का, ये एडीबी का नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नहीं है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल का ये इनिशिएटिव है। दुनिया की वैश्विक जो है सबसे बड़ी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ये, लियोन फ्रांस में स्थित है। 194 मेंबर स्टेट हैं और इसी के अंतर्गत अभी जो है कौन पकड़े गए, मेहुल चोकसी जी पकड़े गए हैं। अपनी, ऐसा कहने में आ रहा है कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे, मतलब चोरी, और उसके बाद जो है ये सब चीज़ें। ठीक, और उनकी पत्नी उनको सेव कर रही हैं। अब क्या चक्कर है क्या नहीं है, बड़े लोगों का कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये तो पता है कि 13,500 करोड़ रुपए की धांधली करके भागे हुए हैं। ठीक, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता रहे थे वो लोग कि जो है मेहुल चोकसी ने बोला कि मैं इस तो बाहर जाके अपना इलाज कराने गया था, कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं, मैं भागा थोड़ी ना था। अब जब वापस आने की बात होने लगी तो समझ रहे हैं कि ऐसा बोलेंगे तो बच जाएंगे। खैर, 1914 में इंटरपोल जो है बना था और 24 कंट्रियों के द्वारा ऑफिशियल लेके आए थे। अब ये दुनिया की जो है सबसे बड़ी क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक डे से संबंधित है, और ये कहा गया कि बिम्स्टेक के सभी सदस्य देशों ने 6 जून को इसके गठन की वर्षगांठ बनाई। ठीक, सत्य सेंटेंस आपको बताना है। 6 जून को क्या बिम्स्टेक का होता है क्या एनिवर्सरी? क्या कुछ आप लोगों ने पढ़ा इसको? ठीक, 6 जून को 1997 में ढाका बांग्लादेश इसका जो है ये फॉर्म हुआ था 6 जून 1997 को, और इसका जो खोपड़ी क्वार्टर है, सॉरी जो हेड क्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश में है। इसके जो सदस्य देश हैं वो कौन से हैं? BBINSMT। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? अगर SMT नहीं याद हो रहा है तो ये तो जो याद आ जाएगा, BBIN मस्त। ठीक, MST। BBIN क्या है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक, तो ये ऐसे तो याद रहेगा। तो देखिए इसमें सारे ही स्टेटमेंट सही है। बे ऑफ बंगाल ये इसमें जो है साउथ और साउथ एशिया में 7 जो है कंट्रीज से संबंधित है, और अभी श्रीलंका जो है इसका हेड है, और इसका जो हेड क्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। हालांकि ये बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन से, बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1997 में बना था। ठीक, ढाका इसका सचिवालय है अभी, और इस समय जो है पहली जो समिट हुई थी थाईलैंड में हुई थी, ध्यान रखना पहली समिट थाईलैंड में हुई थी। ये मैप है, मैप देख के भी आप पढ़ सकते हैं, BBINSMT या फिर मस्त कर लीजिए मामला। और ये जो है इसमें देखिए ये फोकस एरियाज जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 फोकस एरिया हैं इसको बनाने के, और एक तरीके से सार्क का ये ऑल्टरनेटिव भी भारत इसको देख रहा है। ठीक, इस सार्क में क्योंकि कुछ काम तो चल नहीं रहा है पाकिस्तान की वजह से, तो ये चीज़ है। 6 फोकस एरिया इसमें कौन कौन से हैं? ट्रेड, व्यापार, टेक्नोलॉजी जो है आपकी, प्रौद्योगिकी, एनर्जी, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज।
ठीक, ये 6 फोकस एरिया इसमें है। इसी के साथ में हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए, शेयर सब्सक्राइब करके लोगों को जोड़िए, इस मिशन को सक्सेसफुल बनाइए। कमेंट जरूर करिए आंसर जो भी मैंने पूछे हैं, जो भी मैंने आंसर आपको लिखने के लिए दिए हैं। आप लोग हमारे यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल जो है ओनली यूपीएससी चैनल लिखोगे तो मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग आंसर्स लिखिए, एक दूसरे से इवेल्युएट कराइए। मैं भी उसमें मॉडल आंसर रिव्यू करता रहता हूँ। और आप लोग को अगर यूपीएससी और ईपीएफओ से संबंधित वन स्टॉप डेस्टिनेशन चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तो आप लोग जो है कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 856488053096960889 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 6 बजे अगले दिन, और तब तक के लिए आप खूब पढ़ो, खूब बढ़ो और अपने आप को सुरक्षित रखो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।